दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जो कि रुक्मणी प्रकाशन के जो प्रैक्टिस सेट निकली हुई है, तो उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, इसमें जो है टोटल 32 सेट हैं और इसमें जो है 4 सेट अब तक हो चुके हैं ग्रामीण प्रवेश के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो ग्रामीण प्रवेश के आज के हम इसी नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर प्रैक्टिस नंबर 5। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 5 होगा, जो कि ग्रामीण प्रवेश से होगा। और इसमें जी जितने और भी मतलब हैं, जैसे कि हिंदी है, गणित है, जीएस है, तो वो सारे मैं भी कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा इसको ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो 32 सेट हैं, इसमें अभी 4 तक हो चुका है और आगे हम इसी क्रम में आज हम 5वां टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक मापन इकाई जो चेन होता है निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, ये बताना। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि जो जितने भी मापने की इकाइयां हैं, तो उससे संबंधित मैंने टॉपिक जो है थ्योरी वाइज कराया हुआ है। घटना चक्र के जो है थ्योरी की बुक जो आई थी उसको कराया हुआ है। ठीक है, ग्रामीण विकास और इसके बाद यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आई थी ग्रामीण प्रवेश की थ्योरी, उसको कराया हुआ। ठीक है, इसके बाद एक परीक्षा मंथन की भी आई थी, तो उसका भी मैंने थ्योरी सेक्शन कराया हुआ है। तो आप तीनों बुक जो है आप जाकर उसमें प्लेलिस्ट में जो है इसको देख सकते हैं। बुक कंप्लीट हो गई, जिसमें बहुत डिटेल में जो है थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो उसका अगर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक मापन इकाई जो चेन है वो निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, ये बताना है। ठीक है, तो जो चेन होता है वो 66 फुट होता है, 66 फुट के बराबर होता है, सही है। ठीक है, 22 गज, 22 गज के भी बराबर होता है चेन। ठीक है, और 100 कड़ियाँ, उसमें 100 कड़ियाँ होती हैं, तो ये भी सही है चेन के बारे में। तो इसका आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा, ये सभी इसके बारे में सही है। ठीक है, अब मापन की सर्वोत्तम इकाई की बात करें तो वो होता है जरीब। ठीक है, जरीब, जरीब जो होता है वो मापन की सर्वोत्तम इकाई होता है। ठीक है, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई की बात करें तो 0.6 फुट या फिर 7.92 इंच होता है। ठीक है, प्रत्येक उसमें जो छल्ला होता है, उसमें जो कड़ा होता है, कड़ी होता है, उसकी लंबाई की बात करें तो 7.92 इंच होता है। ठीक है, और भूमि मापन पद्धति में जो है गजे सिकंदरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गजे सिकंदरी इसका नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो गजे सिकंदरी जो है सिकंदर लोदी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। सबसे प्रथम मापन, भूमि का मापन इसी के द्वारा किया गया था, उसी के नाम पर एक गजे सिकंदरी रखा गया है, जिसमें जो है अकबर और शेरशाह ने कुछ संशोधन के साथ जो है इसका प्रयोग भी किया था। ठीक है, और भू राजस्व पद्धति में जो है टोडरमल की दहसाला प्रणाली भी विकसित की थी। यानी कि अगर भू राजस्व पद्धति में बात करें तो दहसाला पद्धति जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो राजा टोडरमल थे, जो कि अकबर के दरबार में थे, तो उन्होंने विकसित किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ बातें ये हो गई जो आपके इसके इस क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये है पॉलिटी से क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन ये है। और पॉलिटी की मैंने जो है घटना चक्र की सामान्य ज्ञान की जो बुक आई है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है, सारे चैप्टर वाइज सारे डिस्कशन हो चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है घटना चक्र ग्रामीण यानी जीके की बुक की, थ्योरी वाइज है, वन लाइनर टाइप के, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये संविधान संशोधन अधिनियम जो है पॉलिटी के पोर्शन में दिया गया है, सारे जितने भी संशोधन हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बुक घटना चक्र की, इसलिए तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो संविधान संशोधन अधिनियम बताना है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हटाया गया था, तो वो था 44वां संविधान संशोधन, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत जो है, और ये 1978 में किया गया था, जिसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। ठीक है, और ये जो है जनता दल की सरकार थी जिन्होंने 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया था, और अनुच्छेद 19F, ठीक है 19F और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद F में जो है संपत्ति की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल था, इसलिए समाप्त किया, और अनुच्छेद 21 में जो है संपत्ति का अधिकार का प्रावधान किया गया था। अब जो है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 300 का में है, या 300A में जो है संपत्ति के अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, और ये जो है केवल अब एक कानूनी अधिकार रह गया है, और इसलिए जो है वर्तमान में केवल
छह मौलिक अधिकार ही रह गए हैं, ठीक है, छह मौलिक अधिकार ही रह गए हैं, ठीक है। सब मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, तो एक ये संविधान का अधिकार हट गया, तो अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, ठीक है। और कांग्रेस की कराची अधिवेशन में बात करें तो मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधित जो है प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो 1931 में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है ये अध्यक्षता किया गया था। तो ये बातें कुछ हुई जो इससे संबंधित थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सर्वे कार्य में जो है समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में जो है सहायक यंत्र कौन सा, ये बताना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो है डी पार्ट, ठीक है। ये सभी हैं क्रॉस स्टाफ, प्रकाशीय गुनिया और प्रिज्म स्क्वायर, ये तीनों जो है होते हैं जो समकोण बनाने वाला में जो है खसका डालने में सहायक होता है, ठीक है। और ये जो है एक समकोण यानी कि 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और एक प्रकाशीय गुनिया दृष्टि से अगर रेखा को तो इसके वास्तविक पथ से जो है 90 डिग्री मोड़ने में उपयोगी होता है। एक प्रकाशीय गुनिया जो है अनिवार्य रूप से एक पंचभुजीय यानी कि पंच प्रिज्म होता है, ठीक है। और क्रॉस स्टाफ की बात करें तो ये एक यांत्रिक उपकरण होता है जिसके उपयोग से वस्तुओं के बीच के कोण को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट से सही हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी अवस्थित है? इनमें से बताना कि किस स्थान पर आईआईटी स्थित है। तो देखिए विकल्प के अनुसार की बात करें तो इसमें कानपुर में आईआईटी स्थित है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा आईआईटी कानपुर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1959 में, 1959 में जो है आईआईटी कानपुर की स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है भारत अमेरिका कार्यक्रम के तत्वाधान में जो है अमेरिका के 9 विश्वविद्यालयों के सहयोग से हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2 आईआईटी हैं, एक कानपुर में हो गया और दूसरा कहाँ पर है? तो दूसरा वाराणसी में है, आईआईटी वाराणसी। तो ये भी आपको याद रखना है, वाराणसी और कानपुर उत्तर प्रदेश में 2 आईआईटी हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि भारत में प्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी तो वो खड़गपुर में हुआ था। प्रथम आईआईटी की स्थापना खड़गपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। 1951 में खड़गपुर में जो है प्रथम आईआईटी की स्थापना भारत में हुआ था। अगर बात करें भारत का प्रथम अभियंता कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग की तो रुड़की में 1849 में स्थापित किया गया था, ठीक है। वर्तमान में यह जो है आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में टोटल आईआईटी कितने कॉलेज हैं? तो इस समय वर्तमान में भारत में जो है टोटल 23 आईआईटी कॉलेज हैं। तो ये बातें कुछ हो गई इससे संबंधित पॉइंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अभिकरण का सचिव कौन होता है ये बताना है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन हो चुका है, इससे संबंधित थ्योरी हो चुकी है ग्रामीण विकास की जो घटना चक्र में है और यूथ पब्लिकेशन की बुक में है, उसका मैंने करा दिया, आप लोग उसको भी देख लीजिए, वहाँ पर इसको डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। परियोजना निदेशक जो होता है ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का सचिव होता है, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न भारतीय राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें नागालैंड की तो अभी तक नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू की गई है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ इससे पॉइंट जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज के अंतर्गत कुछ राज्यों में चतुस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया है और कुछ विशेष राज्यों में जो है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज से छूट दिया गया है, ठीक है। ऐसे विशेष राज्यों में पहले से स्वायत्ता परिषद की स्थापना किया गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनको जो है विशेष छूट दिया गया है तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 371A, 371A, 371B, 371F और 371C, इसके बाद G, फिर H। तो ये सारे कुछ हैं जो इसके तहत जो है कुछ राज्यों को विशेष छूट दी गई है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 में, ठीक है, 243 में जो है ये कहा गया कि 20 लाख से कम जनसंख्या पर द्विस्तरीय तथा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो है त्रिस्तरीय राज्य का गठन किया जाए, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, किस समिति के द्वारा? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था कि त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, ठीक है। और द्विस्तरीय की बात करेंगे तो अशोक मेहता समिति थी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय की व्यवस्था के लिए लागू करने के लिए सिफारिश किया था। तो ये कुछ बातें पंचायती राज से संबंधित हो गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नगरों में से कौन सा जो है गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, ठीक है, ये बताना है। ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है जो कि मैंने कराया हुआ ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन, जो कि घटना चक्र के सामान्य ज्ञान बुक के से थ्योरी ली गई है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, ये बताना, ठीक है। तो गंगा के दाहिने किनारे पर जो है वाराणसी नहीं, वाराणसी गंगा के दाहिने किनारे से ना होकर बाएं किनारे से, लेफ्ट साइड से। दाहिने किनारे की बात करें तो कानपुर आता है, हरिद्वार है, इलाहाबाद, ये सारे जो हैं दाहिने किनारे से बसे हुए हैं, ठीक है। गंगा की सहायक नदियां बाएं से जो है रामगंगा, गोमती, सरयू, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा जो है मिलती हैं। और अगर दाहिने की बात करें तो यमुना मिलती है दाहिने से, ठीक है। और यमुना के बाद इसमें सोन सोन नदी है, मिलती है, ठीक है। क्या कहते हैं, तमसा नदी है, तमसा मिलती है। और इसके बाद पुनपुन एक नदी है। ये नदी जो है दाएं से गंगा में मिलती है, ठीक है। बाकी जो अभी मैंने ऊपर गिनाया ये सारी नदियां बाएं से मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ, ये बताना है। तो देखिए, अंग्रेजी शासन की बात करें तो वो 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। आंसर इसका जो है सी पार्ट से हो जाएगा, 18वीं शताब्दी, ठीक है। 18वीं शताब्दी से भारत में जो अंग्रेजी शासन प्रारंभ हो गया था। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन का दौर जो है 1757 से लेकर 1947 तक रहा था, ठीक। इसके बीच रहा 1608 ईस्वी में जो है 1608 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी व्यापार करने भारत आई थी। और 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, तो जो है इसके बाद बंगाल की दीवानी जो है अधिकार प्राप्त कर ली अंग्रेजों ने, ठीक है। इसके बाद 1757 का युद्ध हुआ जो कि बहुत ही फेमस युद्ध है, जो जिसको प्लासी युद्ध कहते हैं। प्लासी के युद्ध में जो है इसके बाद राजनीतिक मामलों में भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद 1857 का जो है सिपाही विद्रोह हुआ, जो कि बहुत ही फेमस विद्रोह है। तो इस विद्रोह में के बाद जो है पूरी तरह से राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार को द्वारा किया जाने लगा। तो ये कुछ था जो कि ये 18वीं शताब्दी में घटा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो 18वीं शताब्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है, ये बताना है। तो सामाजिक परिवर्तन जो है वो सर थॉमस मूर की पुस्तक है, यानी कि आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा मूर, ठीक है। सर थॉमस मूर इनका पूरा नाम था। सामाजिक परिवर्तन यानी कि यूटोपिया में सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी तंत्र का जो है वर्णन किया गया है। और यह पुस्तक की रचना जो है 1516 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसके बाद यह एक आदर्श सब तरह से पूर्ण समाज का चित्रण करता है। अगर हम बात करें मैकावर और पेज के पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी, ये भी आपको याद रखना है। सोसाइटी इनकी पुस्तक का नाम है, मैकावर एवं पेज की। कार्ल मार्क्स ने जो है कौन सी पुस्तक लिखा था, बहुत फेमस है, दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो इस तरीके से, और ये 1867 में क्या कहते हैं कि प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 1867 में ये प्रकाशित हुआ था दास कैपिटल। तो इस तरीके से इसका मोटा मोटा हो गया पॉइंट। अब अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आ चुका है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन समय चल रहा था तो उस समय जो है बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जो है समानांतर सरकार स्थापना की गई थी, ठीक है। और ऐसे 3 स्थान थे जहाँ ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार का स्थापना किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में ये स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अब तीन स्थान थे, उनके नाम की बात करें तो पहला है उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा था पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले का तामलुक, ठीक है, मिदनापुर जिले का तामलुक जहाँ था, वहाँ पर जो है समानांतर सरकार की स्थापना किया गया। और इसके बाद महाराष्ट्र का सतारा जिला, ठीक है, ये 3 जगह जो है समानांतर सरकार की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। और ब्रिटिश हुकूमत के समानांतर पहली सरकार जो बनी वो बलिया में ही बनी थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बलिया में जो समानांतर सरकार के नेतृत्व करता था उनका क्या नाम था, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने ये सरकार बनाई थी, चित्तू पांडे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये मैंने यूपी स्पेशल जीके जीएस का कराया हुआ है, तो उसको आप लोग देखिए, उसमें सारे जितने भी ताल पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के हैं वो सारे उसमें डिस्कशन कराए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप लोग यूपी स्पेशल जीके जीएस देख सकते हैं। तो सुरहाताल पक्षी विहार की बात करें तो ये बलिया जिला में स्थित है। अगेन आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, बलिया जिला,
ठीक है। सुरहा, गंगा और सरयू जो है के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है। ठीक है। और यह जो है ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सुरहा ताल पक्षी विहार भी घोषित किया जा चुका है। अब अगर महत्वपूर्ण पक्षी विहार की बात करें तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, तो वो उन्नाव में पड़ता है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, उन्नाव में। इसके बाद अगर बात करें तो रायबरेली में कौन सा पक्षी विहार है, समसपुर पक्षी विहार है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, रायबरेली में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हरदोई, हरदोई में कौन सा पक्षी विहार पड़ता है, सांडी पक्षी विहार। हरदोई में जो है सांडी पक्षी विहार पड़ता है हरदोई में। ठीक है। और इसके बाद बखीरा पक्षी विहार कहाँ, तो ये संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है, संत कबीर नगर। गौतम बुद्ध नगर में जो है ओखला पक्षी विहार है। ओखला, ओखला पक्षी विहार जो है गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है। मिलान करने में क्या है, स्थान दिया है और स्मारक अथवा भग्नावशेष दिया गया है। ठीक है। तो देखिए कौशाम्बी जिला या कौशाम्बी स्थान है या शहर है, तो वहाँ पे क्या चीज़ इसमें से रखा गया, मतलब है या स्मारक है, तो वो है घोषित राम मठ जो है कौशाम्बी जिले में है। ठीक है। तो आंसर ए का 2 हो जाएगा। कुशीनगर क्यों फेमस है, ये कुशीनगर में क्या है, तो रामाभार स्तूप है कुशीनगर में, तो इसका 3 हो जाएगा। सारनाथ में क्या है, तो सारनाथ में जो है वो धमेक स्तूप है, तो इसका पहला हो जाएगा। और श्रावस्ती जिले में जो है सहेत महत है, तो इसका चौथा हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब घोषित राम मठ की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा नया है। तो ये देखिए घोषित राम मठ की बात करें तो ये कौशाम्बी स्थित एक प्राचीन बौद्ध विहार है। ठीक है। और घोषित ने जो है बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए यह बनवाया था। घोषित राम के निकट ही मौर्य सम्राट अशोक का भी स्तूप था। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट हो गया। अब रामाभार स्तूप क्या है, रामाभार स्तूप जो है कुशीनगर स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ठीक है, पर्यटन स्थल है। तो ये भी आपको जो है इसके बारे में थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं। और जो है इसके पास जो है रामाभार झील है, रामाभार झील है, और या फिर तालाब जिसको कह सकते हैं, तो ये भी स्थित है और जिसके नाम पर जो है ये स्तूप का नाम पड़ा है। ठीक है। और इस स्थान पर जो है मल्ल महाजनपद की अभिषेक शाला थी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा। धमेक स्तूप की बात करेंगे तो धमेक स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट जो है सारनाथ में स्थित है। और ये मौर्य शासक अशोक के द्वारा 249 ईसा पूर्व में जो है ये आसपास एक पूर्व स्तूप के स्थान पर निर्माण करवाया गया था। और इस स्तूप के निचले तल में फूलों की सुंदर नक्काशी की गई है। ठीक है। श्रावस्ती के सहेत महत की बात करें तो श्रावस्ती में जो है बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थ स्थान, जो स्थल की बात करेंगे तो श्रावस्ती का स्थान आता है। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध का भी है और जैनों का भी तीर्थ स्थान है। बुद्ध के जीवन काल में श्रावस्ती जो है कौशल देश की राजधानी थी। ठीक है, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध ने जो अपनी सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दी थी, तो श्रावस्ती में ही दिया था सर्वाधिक उपदेश। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब देखते हैं अगला। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो स्थित है वो सहारनपुर में स्थित है। और सहारनपुर जो है कागज निर्माण के लिए फेमस है। ठीक है। तो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा, तो रॉयल स्वीडिश सरकार की सहायता से जो है भारत में स्थापित किया गया था। 1 मार्च 2012 से जो है सहारनपुर परिसर में 3 विभाग और बने हैं, जो कि पेपर टेक्नोलॉजी विभाग पहला है, दूसरा है पॉलीमर विभाग, तीसरा है इंजीनियरिंग विभाग। ठीक है। भारत में टीटागढ़ जो है कागज का कारखाना पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा उत्पादित होता है। और भारत में जो है सर्वाधिक कागज का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। भारत में कनाडा से जो है अखबारी कागज मुख्यतः आयात किया जाता है, यानी कि खरीदा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हो गया। अगला बात करते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका, ये किसने कहा था, ये वाक्य ये बताना है। तो ये वाक्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने जो है 1947 में ये बातें कही थी। कब कहा था, 1947 में, देश की आज़ादी के समय। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। और भारत में अंग्रेज की आर्थिक नीति और कृषि के व्यवसायीकरण के कारण जो है अकाल लगातार आती रही। 1965-66 में अभूतपूर्व सूखा के बाद भारत में जो है हरित क्रांति प्रारंभ हुआ। तो इसी के हेरफेर में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में जो है गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है, यानी कि गेहूं के बाद कौन सी फसल बोई जाती है, यही हेर फेर किससे की जाता है, ये इसमें बताना है।
तो देखिए उत्तर प्रदेश यानी खासकर उत्तर भारत में बात करें तो गेहूं के फसल की हेरफेर जो है धान के फसल के साथ किए जाते हैं, यानी कि गेहूं के बाद धान, धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद धान, धान के बाद गेहूं, इस तरीके से फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, अब गेहूं की बात करें तो ये एक रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल है गेहूं, और धान जो है खरीफ फसल है। गेहूं जो है रबी फसल है, इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में किया जाता है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। और धान जो है ये खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल है, धान खरीफ फसल है, और ये जो है जिसकी बुआई मई जून में होती है और कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। उत्तर भारत में इन दो फसलों के अनुकूल दशाएं हैं, इसलिए इनकी हेरफेर ज़्यादा की जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है खाद्यान्न फसलों में धान फसल की ही होती है। भारत में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल जो है वह गेहूँ है। ठीक है, इसके बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक फसल जो है बोया जाता है गेहूँ है, और दूसरी खाद्य फसल भी गेहूँ ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो देखिए कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य होता है वर्ष भर में शुद्ध खेती किया गया प्लस वो क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुल खेती क्षेत्र से बार अगर तात्पर्य की बात करें तो वर्ष में कुल खेती किया गया क्षेत्रफल और वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। ठीक है, किसी भूखंड पर जितनी बार फसल एक वर्ष में बुआई जाती है उसे जो है ये खेती क्षेत्र या कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि खरीफ प्लस रबी प्लस जो है जायद फसल, इसको एक कुल खेती क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जोड़कर जो है कृषि क्षेत्र निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश से ये बताना है। तो इसका आंसर जो है वो डी पार्ट से हो जाएगा, टोटल 31 है। ठीक है, डी पार्ट इसका आंसर जो है राज्यसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश से, तो 31 है। राज्यसभा का पहला सत्र की बात करें तो 13 मई 1952 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, को शुरू हुआ था, और संविधान की चौथी अनुसूची में जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के सीटों के आवंटन का उपबंध है। ठीक है, सीटों का जो है आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 84 में जो है राज्यसभा के सदस्य की अर्हताएं जो है दी गई हैं। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है निर्धारित की गई है। कितनी है अधिकतम संख्या जो है, तो 250 है। ठीक है, टोटल 250 निर्धारित किया गया है अधिकतम। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या की बात करें तो 245 है। ठीक है, और इनमें से जो है 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को चुना जाता है, 20 में से टोटल 12 को। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का उप सभापति होता है, सभापति होता है, उपसभापति नहीं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में टोटल 80 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुल कुछ बातें इससे संबंधित हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी योगी द्वारा मनाया गया है, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, 24 जनवरी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें कि उत्तर प्रदेश के राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है बताना। ठीक है, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। 9 राज्यों को जो है स्पर्श करती है। उनमें से कौन कौन से राज्य हैं, तो हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, हरियाणा हो गया। इसके बाद आता है, हरियाणा के बाद जो है आता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद आता है झारखंड हो गया। इसके बाद आता है बिहार बिहार आता है। इसके बाद आता है जो है उत्तराखंड के बाद जो है आता है, उत्तराखंड के बाद आता है दिल्ली। ठीक है, तो ये 9 राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं कि सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इनमें से 8 राज्य हैं तथा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल से सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाते हैं, तो 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है,
जो कि पिछले 3 सालों से उत्तर प्रदेश दिवस लखनऊ में ही मनाया जा रहा है। 24 जनवरी 1950 को जो है तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। 2021 में जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना का 71 वर्ष हो गया और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर जो है वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, जिसका आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 1959, ठीक है। और ये जो है आप कुछ इससे पॉइंट जान लेते हैं। अनुच्छेद 40 की बात करेंगे, आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में जो है राज्य को ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित जो है निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया था। राजस्थान के नागौर जिले में किया था सर्वप्रथम, ये भी आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संविधान के भाग 9 से जो है 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए एटा, मैनपुरी और आगरा, ये 3 जनपद ऐसे थे जिनमें जो है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम नहीं चलाया गया था, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ये कब शुरुआत किया गया था तो इसको भी जान लेते हैं। तो 1973-74 में जो है स्टार्ट किया गया था। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, यहाँ पर जो है नहीं चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है सबसे बाद में यानी कि हाल ही में प्रारंभ की गई? लघु कृषक की विकास एजेंसी, जवाहर रोजगार योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना और निर्मल ग्राम योजना। इसमें बात करेंगे तो सबसे अभी हाल फिलहाल में जो स्टार्ट किया गया है वो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, जो कि सबसे बाद में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट किया गया था तो 11 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ये सी पार्ट से हो जाएगा। बाकी ये योजना शायद 2000 के पहले वाली है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत अधोरचना के लिए निम्नलिखित तत्वों की पहचान की गई है। इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प इनमें से सही है, जो कि उपयुक्त जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा जो आधार पर कौन सा विकल्प सही ये बताना, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें से पहले जो ज़रूरत है अगर ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो जीवन स्तर के लिए तो वो है पहला स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्वास्थ्य के बाद दूसरा स्थान आता है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आता है स्वच्छ पेयजल, इसके बाद आता है आवास, इसके बाद आता है सड़कें, ठीक है। तो ये इतने चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक आधारभूत अधोसंरचना है, ठीक है, जो कि ये ज़रूरत है इसके लिए। तो अब सड़कों के बाद स्वच्छता भी आता है, ठीक है, सड़क के बाद ही स्वच्छता आएगा। तो आर्थिक संरचना के अंतर्गत अगर बात करें तो सख्त यातायात तो दूर संचार आ जाते हैं, और सामाजिक अधोसंरचना के अंतर्गत बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से निम्नलिखित कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथि के बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम सही ये बताना, यानी कि सबसे पहले कौन स्टार्ट किया, इसके बाद कौन स्टार्ट किया, सबसे बाद में कौन स्टार्ट किया गया। तो कुटीर ज्योति ग्राम कार्यक्रम की बात करें तो ये 1988-89 में स्टार्ट किया गया था, 88-89 में। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बात करें तो ये 2005 में स्टार्ट किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करें तो ये 2014 में स्टार्ट किया गया। तो अब जान गए होंगे कि सबसे पहले कौन स्टार्ट किया गया होगा, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से कौन स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो आप आंसर इसका लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का इस प्रैक्टिस का। तो 2001 और से लेकर 11 के दशक में किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत कमी दर्ज की गई है, ये बताना है। तो 2001 से 11 के दशक में जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत कमी ग्रामीण आबादी में कमी दर्ज की गई, तो वो है नागालैंड, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या में सबसे अधिक जो है प्रतिशत कमी की दर्ज की गई है, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी अगर बात करें नागालैंड की तो 19,88,636 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 19,80,602 हो गई थी। नागालैंड का यह आंकड़ा जो है 0.40% कम दर्ज किया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और ये था प्रैक्टिस सेट 5 जिसका डिस्कशन हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस टेस्ट लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है।